भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चैप्टर नंबर 33 ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो आज हम पढ़ेंगे 446 से लेकर 452 तक। ये बात तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 50 भी इस बात को बोलता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी भी रूप में कोई प्रभावित नहीं होती। अगर एक्यूज्ड को ऐसा लगता है कि मुझे इन मजिस्ट्रेट साहब के सामने, मुझे इन जज साहब से कोई न्याय नहीं मिल पाएगा या यहाँ पर मेरी ट्रायल फेयर रूप से नहीं हो पाएगी, तब उसके पास एक रेमेडी है कि आप चाहें तो आप अपने केस को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये जो प्रोविज़न्स हैं ये बीएनएसएस के 446 से 452 तक दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 33 446 से लेके 452 तक। लेकिन क्या बीएनएसएस के केवल इन्हीं प्रोविजंस में ऐसी बातें लिखी हुई है ट्रांसफ़र की? बीएनएसएस के और अदर कोई प्रोविज़न नहीं है जो ट्रांसफ़र की बात करते हैं, किसी और को देने की बात करते हैं? है। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं? जैसे 211 में एक प्रोविज़न है ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज, पढ़ चुके हैं। 212 देखिए, मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट। 361 निकालिए, 361 प्रोसीजर इन केसेस विच मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। 391 निकालिए, सर्टेन जजेस एंड मजिस्ट्रेट नॉट टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस व्हेन कमिटेड बिफोर देमसेल्फ। 205 205 कहता है पावर टू ऑर्डर केसेस टू बी ट्राइड इन डिफरेंट सेशन डिवीजन। 525 निकालिए, 525 कहता है केसेस इन विच जजेस और मजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड। ये वाले प्रोविजंस भी हैं बीएनएसएस में जहां केसेस को ट्रांसफर करने की बात आती है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो 446 से लेके 452 तक प्रोविजन दे रखे हैं। आइए सबसे पहले हम इसको एक चार्ट से समझते हैं, आखिर इस पूरे चैप्टर के अंदर कौन ट्रांसफ़र करेगा, कैसे करेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, वो सब मिलेगा आपको। सबसे पहले देखते हैं पावर टू ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस एंड अपील्स बाय सुप्रीम कोर्ट। केस को एक हाई कोर्ट से किसी दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट अगर दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, सेम हाई कोर्ट में है, तो आप उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा रहे हैं तो हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। सेशन जज, एक ही सेशन डिवीज़न के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, एक कोर्ट से जुडिशियल से दूसरी जुडिशियल कोर्ट के पास, तब हम बात करेंगे सेशन जज की। पावर टू विड्रॉ ऑफ केसेस एंड अपील्स, विड्रॉ की बात आ रही है। पहले भी तो पढ़ चुके थे कि केस को दे दिया जाता है, मेक ओवर कर देते हैं, बाद में विड्रॉ भी किया जा सकता है। सेशन जज के द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के भी पास पावर है कि वो विड्रॉ कर सकती है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर आ गई, पावर टू मेकिंग ओवर और विड्रॉ ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सेक्शन 451। 452 अकेला ये बोलता है कि आप जो ये ऑर्डर कर रहे हैं ना 448, 449, 450, 451 में, आपको रीजंस भी लिखने होंगे, ये बात बताता है 452। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 446। इस सेक्शन को जब हम लोग पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेते हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कब कर सकता है?
फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। किसकी एप्लीकेशन पर? अटॉर्नी जनरल। पार्टी इंटरेस्टेड क्या ऑर्डर कर सकता है? अरे ट्रांसफर का ऑर्डर कर सकते हैं भाई। वन केस और अपील ट्रांसफर टू फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू डिफरेंट हाई कोर्ट, ये कर सकते हैं। या एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट में जो क्रिमिनल कोर्ट है वो दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में, अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट के क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट में ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो या तो सेम लेवल की होनी चाहिए होगी या फिर सुपीरियर लेवल का, जूनियर को नहीं देंगे। ये बातें हैं इंपॉर्टेंट। एक चीज और रह गई इसमें कि ये जो पार्टी इंटरेस्टेड पार्टीज की जो बात की जा रही है ना, ये लोग एक एफिडेविट भी पेश करेंगे साथ में एप्लीकेशन के। एफिडेविट किस बात का? कि भाई प्राइमा फेसिया ये ज़रूरी है। एफिडेविट देने से सुप्रीम कोर्ट को वो ये बताना चाह रहे हैं कि कितना ज़रूरी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल है या एडवोकेट जनरल हैं, उनको एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई ट्रांसफ़र की, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस पर ट्रांसफ़र करेगा ही करेगा? नहीं। अगर उसको ये लगता है कि ये जो एप्लीकेशन ये लोग लगा रहे हैं वो फ्रिवलेस है, वैक्शियस है, यानी कि आवेदन तुच्छ है, तंग करने वाला है, तब ऐसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसको ये आदेश देगा कि तुम अपोजिट पार्टी को, जिसने एप्लीकेशन को अपोज किया है, who has opposed the application such sum as it may consider appropriate, कंपनसेशन के तौर पर आप उसे पे करिए। लेकिन कितना अमाउंट पे करिए? क्योंकि सीआरपीसी में तो लिखा हुआ था नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़, 1000 रुपये तक दिलवाते थे बस। लेकिन बीएनएसएस ने इस तरह की कोई लिमिट नहीं रखी। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इस तरह से जो चेंजेस हुए हैं वो ज़रूर आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ मार्क कर लेना, सीआरपीसी में तो 1000 रुपये था और बीएनएसएस में आप देख ही रहे सबसेक्शन 3 के अंदर सीधा सा लिखा हुआ है एज इट मे कंसीडर एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। एक केस लिख लीजिएगा इस सेक्शन में, नाहर सिंह यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बताया गया था कि जब कोर्ट के सामने कोई ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आती है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो इस केस में कुछ फैक्टर्स बताए गए थे और ये कहा था कि जब कभी भी कोर्ट के सामने कोई ऐसी एप्लीकेशन आए केस को या अपील को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वह उन फैक्टर्स को ध्यान में रखे। वो फैक्टर्स बताने के लिए नाहर सिंह यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मैटर है। बस 446 यहाँ पर कंप्लीट होता है। 447 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केस एंड अपील्स। चलिए यहाँ फिर वही बातें आएंगी, किसके ऑर्डर पर ट्रांसफर होगा? आप सुप्रीम कोर्ट की जगह लिख सकते हैं हाई कोर्ट। सेक्शन है 447 हाई कोर्ट। लेकिन कब देगा? कब देगा भाई? वो यू लिख सकते हैं इट्स अ ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर। तो वो आपको 447 के अंदर दे रखे हैं ए बी सी, that a fair impartial inquiry or trial cannot be held in any criminal court subordinate thereto। उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में रुजि या पक्षपात रहित जांच या विचारण नहीं हो सकेगा। Some question of law of unusual difficulties are likely to arise।
किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभावना है, तो ठीक है, फिर वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे. That an order under this section is required by any provision of this Sanhita or will tend to the general convenience of the parties or witnesses or is expedient for the end of justice. For expedient for the end of justice तो खैर होना ही होना है, होगा पॉइंट. पार्टीज की कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखा जाता है. यहां ऐसा नहीं है कि हम प्रोसिक्यूशन को ध्यान में रख रहे हैं, एक्यूज को ध्यान में नहीं रख रहे, या एक्यूज की डिफिकल्टी को ध्यान में रख रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को नहीं रख रहे. ये कोर्ट डिसाइड करेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन द ईच केस. व्हाटएवर द फैक्ट्स ऑफ द केस. हो सकता है कि एक्यूज कहता है कि मेरे को डिफिकल्टी है, प्रोसिक्यूशन कहता है अगर ट्रांसफर करके उधर भेज दिया तो मेरे को डिफिकल्टी है. कोर्ट डिसाइड करेगा सही जगह क्या रहेगी, क्या बात है, क्या नहीं है, इसे कोर्ट डिसाइड करेगा. अब बात आती है कि हाई कोर्ट में आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई, तो कौन लगा रहा है, किस. तब यहां पे बात आती है ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट. लोअर कोर्ट की रिपोर्ट से पार्टी इंटरेस्टेड की एप्लीकेशन पर, उसमें वही कंप्लेनेंट, पीपी, एक्यूज्ड, सेम. या एक चीज और आ गया, सो मोटो. एक और आता है सो मोटो. ओन इनिशिएटिव लेकर के भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं. अब बात आती है कि हाई कोर्ट जो है वो क्या ऑर्डर पास कर सकता है. तब यहां लिखा हुआ है, तब वह आदेश दे सकेगा कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा की जाए जो धारा 197 से 205 तक के अधीन तो अरहित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम है. एनी ऑफेंस बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय एनी कोर्ट नॉट क्वालिफाइड. वैसे क्वालिफाइड नहीं है 197 और 205, बट इन अदर रेस्पेक्ट कंपिटेंट टू इंक्वायर. लेकिन वो क्या है, दूसरे तरीके से अदरवाइज वो कंपिटेंट है, मीन्स सेम और सीनियर रैंक के हैं. हाँ, ये हो सकता है कि ठीक है वो उनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं बनता, तो ऑब्वियसली ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है ना, इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिया. तो जिस कोर्ट में ट्रांसफ़र किया है क्या उसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है? नहीं, उसको तो ट्रांसफ़र होकर के उसके पास आया है ये मामला, अदरवाइज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उसको तो है ही नहीं. लेकिन जो लेवल है कोर्ट का वो सेम रैंक का होगा, इस तरह से वो कंपिटेंट है. कोई विशिष्ट मामला, अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए. कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए. दैट एनी पर्टिकुलर केस अपील बी ट्रांसफर एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, खुद के पास ही मंगा ले. आगे चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 447 के सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो. उसे आप ध्यान से देखिए. वो कहता है हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन तभी लगाई जाएगी जब वह ट्रांसफर एप्लीकेशन पहले आपने सेशन जज के पास लगाई और वहां से रिजेक्ट हो गई हो, तभी आप हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे. 447 क्या कहता है, उसका सबसेक्शन 3, एप्लीकेशन जो लगाई जा रही है वो किसके द्वारा सपोर्टेड होगी, एफिडेविट के द्वारा. एडवोकेट जनरल को एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं है. 447 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है, व्हेन सच एप्लीकेशन इज मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन. अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्यूज्ड पर्सन लगा रहा है, द हाई कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड और बेल बॉन्ड. तब हाई कोर्ट उससे ये कह सकता है कि आप पहले बेल बॉन्ड भर के दीजिए. वो कहेगा किस बात का, बोले ऐसा है अगर तुम्हारी ये ट्रांसफर एप्लीकेशन तंग करने वाली लगी तो तुम्हारे ऊपर कंपनसेशन लगाई जाएगी.
और वो कंपनसेशन तुम्हें देना पड़ेगा। यदि तुम वो कंपनसेशन नहीं दे पाए तो बेल बॉन्ड तो भर रहे हो ना, उससे हम वसूल कर लेंगे, उसी के तहत जमानत चाहिए हमें। The High Court may direct him to execute a bond or bail bond for the payment of any compensation which the High Court may award under subsection 7। तो अभी काम करिए, सबसेक्शन 7 देख लीजिए। सबसेक्शन 7 कहता है where an application for an order under subsection 1 is dismissed। अब चाहे वो किसी ने भी लगाई हो, लेकिन एक्यूज ने लगाई है और वो डिसमिस हो गई। The High Court may, if it is the opinion that the application was frivolous, vexes, तंग करने वाली है, order the applicant to pay by way of compensation of any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate, proper in the circumstances of the case। कितना कंपनसेशन, जितना कोर्ट ठीक समझे। ठीक है, वापस ऊपर चलिए, 447 का 5 देखिए। एक्यूज जब हाई कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाएगा तो यह जरूरी है कि वह कौन, एक्यूज, पीपी साहब को इस बाबत किस बाबत, ट्रांसफर एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है, नोटिस इन राइटिंग टुगेदर विद द कॉपी ऑफ ग्राउंड्स ऑन विच इट इज मेड। किन आधार पर आप ये ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एक कॉपी आप पीपी साहब को देंगे और उस ट्रांसफर एप्लीकेशन को हाई कोर्ट तब तक मेरिट्स पर डिसाइड नहीं करेगा जब तक एक्यूज के द्वारा पीपी साहब को रिटन नोटिस दिए जाने और हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन के बीच, जब उसने पीपी साहब को दी और जब एप्लीकेशन की सुनवाई है उसके बीच 24 घंटे का समय न बीत गया हो, तब तक उसकी सुनवाई नहीं होगी, उस पर कोई डिसीजन नहीं दिया जाएगा। यानी कि पीपी साहब को देने के बाद 24 घंटे बाद ही उसकी हियरिंग होगी। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। 447 का जो सबसेक्शन 6 है वो क्या बात करता है, आप चाहे तो वहां लिख सकते हैं, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग 6 में वो कहता है जहां ट्रांसफर एप्लीकेशन किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट से कोई केस या अपील ट्रांसफर करने के लिए है, वहां हाई कोर्ट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू डू सो, यदि वह नेसेसरी समझता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो यह ऑर्डर दे सकता है कि जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक नीचे की कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी, शैल बी स्टेड। ये वाली बात बोलता है सबसेक्शन 6। प्रोवाइजो कहता है कि सच स्टे शैल नॉट अफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट पावर ऑफ 346। रिमांड पे भेजना है, करना है, वो जो काम है वो तो काम कर लेगा, ऐसा नहीं है कुछ भी काम ना करे बस। सबसेक्शन 8 क्या कहता है, व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, it shall observe in such trial the same procedure which the court would have observed if the case had not been so transferred। जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से किसी मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण के लिए करने का उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रोसीजर का अनुपालन करेगा जिसका मामले का ऐसा अंतरण न किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता। और यहां पर सबसेक्शन 9 भी कुछ बात कर रहा है, देख लेना, 218 पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगा। और यहां पर 447 कंप्लीट होता है। सेक्शन 448 पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केस एंड अपील। अब सेशन जज की बात आ रही है, यानी कि आप एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में लेके जा रहे हैं,
पावर ऑफ सेशन जज टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, किसके ऑर्डर पर? सेशन जज के ऑर्डर पर। कब? जब सेशन जज को फॉर द एंड ऑफ जस्टिस इस तरह से उसे प्रतीत कराया जाता है, तब। ठीक है, क्या ऑर्डर करेगा? ट्रांसफर ऑफ केस एंड अपील, इसका ऑर्डर करेगा। अच्छा, कहाँ ट्रांसफर करेगा? कौन? सेशन जज। किसका? केस और अपील का। अच्छा, he may order that any case be transferred from one criminal court to another criminal court in his session division, अपने ही सेशन डिवीजन के अंदर एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट के पास ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये जो सेशन जज ट्रांसफर करेंगे किसके आवेदन पर करेंगे? अरे ये वाली बात तो 448 का सबसेक्शन 2 बताता है। ऑन द रिपोर्ट ऑफ लोअर कोर्ट, इंटरेस्टेड पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी में आप समझ गए होंगे अब तक, कंप्लेनेंट, पीपी साहब, एक्यूज्ड या फिर सो मोटो। ठीक है, सबसेक्शन 3 कहता है कि 447 के जो आपने अभी सबसेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, 9 पढ़े थे, वो सब यहां पर भी एप्लीकेबल होंगे। दैट्स ऑल। बस एक अंतर है इनमें। क्या? वहां पर तो ये लिखा हुआ था कि अगर आपकी एप्लीकेशन को अपोज, आपकी एप्लीकेशन तंग करने वाली बात हुई, तो जो व्यक्ति आपकी एप्लीकेशन को अपोज कर रहा है, आप उसे कंपनसेशन के तौर पर जैसा न्यायालय ठीक समझे वो देगी, दिलवाएगी आपसे कंपनसेशन। लेकिन यहां ये कहा गया है 10,000 रुपये आपको देने हो, नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज। पहले कितना था? पहले सीआरपीसी में 250 रुपये तक का था, अब 10,000 रुपये है। लेकिन 446 और 447 के अंदर अमाउंट मेंशन नहीं है, वहां पे कोर्ट जैसा ठीक समझे। लेकिन यहां पर अमाउंट बता रखा है कि 10,000 से अधिक नहीं होगा। अब बात आती है 449। 449 बात करता है विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील बाय सेशन जज। क्योंकि ये बात भी आप पढ़ चुके हो कि सेशन जज ही, एडिशनल सेशन जज, अब तो खैर असिस्टेंट सेशन जज वाली बात नहीं है, उनको ये वर्क देता है तो उनसे वापस भी ले लेगा। किसी केस या अपील को कौन विड्रॉ कर सकता है? 449 सेशन जज। कहां से? कहां से? जहां उसने ट्रांसफर किए थे, बस वहां से वापस। किसको किए थे? किससे मांग लेगा? तब ये बात आपको 449 के सब सेक्शन 1 कहता है, ए सेशन जज में विड्रॉ एनी केस अपील और रिकॉल एनी केस अपील विच ही हैज मेड ओवर टू सीजीएम सबऑर्डिनेट टू हिम। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पे नोट कर लेना इस बात को। अगर सीजीएम साहब के पास कोई मामला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के आधार पर सीधा फाइल हुआ था, उसे विड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्होंने नहीं दिया था। सीजीएम साहब उस केस को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत सुन रहे हैं। सबसेक्शन 2 प्री के एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है? यहां विड्रॉ की बात आ रही है, तो यहां यह समय बताया गया है कि एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और द हियरिंग ऑफ द अपील हैज कमेंस्ड। अगर एक बार ट्रायल शुरू हो गई तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते अभी। तो यहां यह बता रखा है, एडिशनल सेशन जज ने अगर उस ट्रायल को शुरू कर दिया है तो अब आप विड्रॉ नहीं करेंगे, यह ध्यान रखना। अब विड्रॉ करने के बाद सेशन जज साहब क्या करेंगे? या तो वो खुद सुनेंगे या फिर वो किसी और को देंगे। ये बात लिखी है सबसेक्शन 3 में। ही मे ईदर ट्राई द केस इन हिज ओन कोर्ट और हियर द अपील हिमसेल्फ और मेक इट ओवर। मेक इट ओवर किसी को दे देना,
इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता टू अनदर कोर्ट फॉर ट्रायल और हियरिंग एज द केस में बी। और यहां पर 449 कंप्लीट होता है। वैसे देखा जाए तो प्री एग्जाम में आपका इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विड्रॉल कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, कौन सा सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है ट्रांसफर करने की, हाई कोर्ट के पास है, सेशन जज के पास है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन आता जरूर है इसमें से एक क्वेश्चन। 450 कहता है विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, यहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट आ गया। 449 जैसा ही है, अंतर केवल यहां पर यह है कि यहां सीजीएम विड्रॉ या रिकॉल कर सकता है। सीजीएम साहब कहां से? एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। फिर क्या करेंगे? सीजीएम साहब खुद इंक्वायरी करेंगे, ट्राई करेंगे, या फिर इंक्वायरी और ट्रायल के लिए वो क्या करेंगे? किसी और मजिस्ट्रेट को दे देंगे। अब आइए आप सेक्शन 451 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बारे में। यहां कौन किसको और कब कौन सा मामला हवाले करेगा? डीएम और एसडीएम। कौन करेगा? डीएम और एसडीएम। किसको करेगा? एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, स्वयं से कोई सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को। क्यों करेगा? फॉर डिस्पोजल ऑफ एनी प्रोसीडिंग। ठीक है, कौन सी? विच हैव बीन स्टार्टेड, कहाँ स्टार्ट हो चुकी है? डीएम एसडीएम के सामने, कि आप इसको डिस्पोज ऑफ करो, उसने उसको दे दिया। तो डीएम एसडीएम साहब क्या विड्रॉ भी कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं? हाँ। उसके लिए फिर क्या करेगा? वो खुद सुनेगा, डिस्पोज हिमसेल्फ, या फिर किसी और मजिस्ट्रेट को रेफर कर देगा। यही काम कर सकते हैं। 452 कहता है 448, 449, 450, 451, इसमें जो भी ऑर्डर्स हो रहे हैं वो आपको रीजंस लिखने होंगे। सेशन जज और मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 448, 449, 450, 451 शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर मेकिंग इट। लेकिन 446 और 447 में रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों आपने ट्रांसफर किया, ये ध्यान रखना। प्री को क्वेश्चन बनकर के आ सकता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, और वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर विच वन ऑफ द ट्रांसफर, इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट डाउन द रीजंस ऑफ द ऑर्डर। तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट वाला पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर और पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर, इसमें सेक्शन 452 एप्लीकेबल नहीं होता। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 33 446 से 452 कंप्लीट होता है।